Hi everyone, we are here with our chapter which is your solid and hazardous waste. Solid and hazardous waste का हमने दो पार्ट कवर कर लिए हैं, जिसमें से हमारे पास बेसिकली चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला पार्ट था इसका सॉलिड वेस्ट का और दूसरा पार्ट है इसका हजार्डस वेस्ट का. अब हम चैप्टर में हजार्डस वेस्ट की तरफ भरे हैं. आई मीन वी हैव जस्ट स्टार्टेड द हजार्डस वेस्ट का टॉपिक एंड ये हमारे पास सेकेंड पार्ट है. ठीक है, अब पहले बात समझते हैं हजार्डस वेस्ट का मतलब क्या होता है. देखो हजार्डस ना बेसिक मतलब इसका यही होता है कि ऐसा वेस्ट विच इज़ वेरी वेरी बैड फॉर अस. इन शॉर्ट आप समझिए, ये इनफैक्ट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. लाइक अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, वी आर यूजिंग दैट थिंग, बट जब वो चीज़ हमें हार्म करना शुरू कर देती है ना, तो वो हमारे लिए हजार्डस बन जाती है. ठीक है, तो हजार्डस वेस्ट भी वही वेस्ट है, ऐसा वेस्ट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन एक लेवल से ज़्यादा लेवल पे हो जाती है कि इतने ज़्यादा लेवल पे एक वेस्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. तो एक ऐसा वेस्ट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन एक लेवल से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, तो वो वेस्ट हमें हजार्डस वेस्ट कहलाता है. बेसिकली इट डजंट मीन्स कि कोई वेस्ट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो हजार्डस है. नॉट एट ऑल. हजार्डस बेसिक मतलब हजार्डस का बस इतना सा होता है कि वेस्ट छोड़ो, स्टॉप सेइंग इट वेस्ट. ठीक है, अभी हम सिंपल समझते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हजार्डस. देखो कोई भी चीज़ हजार्डस तब कहलाएगी व्हेन इट विल कॉज अस हार्म. एच फॉर हजार्डस, एच फॉर हार्म. जब वो चीज़ हमें हार्म पहुंचाना शुरू हो जाए ना, तो वो चीज़ हमारे लिए हजार्डस बन जाती है. इन शॉर्ट, मान लो मैं अपने घर पे ना ये कोई पेन यूज़ करती हूँ. वैसे तो पेन ले लेते हैं, चलो ये मेरे लिए एक रिसोर्स है, बट इस पेन को मैंने इतना यूज़ कर दिया कि वो मेरे को हार्म पहुंचाने लगा है. सो वो हजार्डस होगा. वैसे तो ये एग्जांपल बहुत ही गंदी है. पेन कैन नॉट एवर एक्ट एज योर हजार्डस मटेरियल. सो इस एग्जांपल को मैं वापस लेना चाहूँगी. सो सिंपल शब्दों में समझते हैं कि हजार्डस ना इट बेसिकली मीन्स योर ऐसे टाइप का वेस्ट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन. सो इन सिंपल टर्म्स एक ऐसा वेस्ट जब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज़ कर दें तो वो हमें हार्म पहुंचा सकता है. दैट इज़ कॉल्ड एज हजार्डस. बस ये होता है आपके हजार्डस का मतलब, जिसमें हमने एक एग्जांपल ली थी पेन की. अब हम हजार्डस वेस्ट को अगर आगे कंटिन्यू करें, तो अगर हम ये डेफिनेशन को पढ़ें तो सिंपल ये डेफिनेशन क्या कह रही है. Hazardous wastes are those wastes or those products that have the potential to contaminate our environment. Just a minute everyone. Yeah. तो बेसिकली हजार्डस का मतलब क्लियर है. आई थिंक इसके बाद तो क्लियर होगा. 3 मिनट हमने हजार्डस का मतलब समझने में लगा दिए हुए हैं. अब एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं. हजार्डस वेस्टेस आर दोज वेस्टेस विच हैव द पोटेंशियल टू हार्म ह्यूमंस और द एनवायरनमेंट. अब ये तो आगे की बातें रही कि हम उनको कैसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, इस पे अभी हमने चर्चा नहीं करनी है. यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वेस्ट हमें परेशानी हमारे लिए कॉज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो वेस्टेस हैं, दीज आर ऑल्सो हजार्डस वेस्टेस. इन्होंने भी कुछ प्रॉब्लम्स कॉज करी होंगी, बट हम उन्हें ठीक कर सकते हैं. दैट्स अ वेरी डिफरेंट. मतलब हम उन्हें डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं सो दैट वो हमें हार्म ना पहुंचाएं. ठीक है, वो तो आगे की टॉपिक रहे, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट फिलहाल मतलब ये था कि हजार्डस वेस्ट होता क्या, उसको समझना. एक ऐसा वेस्ट जिसकी वजह से ह्यूमन को प्रॉब्लम हो सकती है या जो हमें हार्म कॉज कर सकता है. अब हो सकता है वो हार्म इसलिए कॉज कर रहा हो बिकॉज वो नॉन डिग्रेडेबल हो, है ना, वो हमारे नेचर से हम उसको रिमूव नहीं कर पा रहे हों, और इनफैक्ट वो वेस्ट बायो एक्यूमुलेशन कॉज कर रहा है. इसका मीनिंग बायो एक्यूमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन कॉज कर रहा है, या वो वेस्ट काफ़ी पॉइजनस है और वो थोड़ी सी भी कॉन्सेंट्रेशन में है तो वो हमें प्रॉब्लम कॉज कर रहा है. वैसे आई गेस ये मैंने लिखा नहीं है, इधर लिखते हैं. ये एग्जाम्पल है
हज़ार्डस वेस्ट की, ये जो भी हैं, दीज आर द रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ हज़ार्डस वेस्ट जो हम इंडियन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ फार्मा के प्रोडक्ट चीज़ें हैं। फार्मा का बेसिकली ये इंडस्ट्री से बनता है, कोई ड्रग बना दिया हमने, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास हॉस्पिटल्स का यूज़ किया हुआ हज़ार्डस वेस्ट में एग्जाम्पल होती है कोई बायोमेडिकल इन्फेक्शंस, कोई सिरिंजेस, इंजेक्शंस वगैरह, वो हमारे लिए हज़ार्डस वेस्ट बन सकते हैं। फिर कोई हैवी मेटल्स, वो टेक्सटाइल्स में आगे, तो दे कैन ऑल्सो एक्ट एज हज़ार्डस वेस्ट। बट फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगी कि कोई, ये मैंने लिखा नहीं है कि कोई भी वेस्ट हमारे लिए हज़ार्डस बन सकता है, बिकॉज नंबर फर्स्ट पॉइंट है कि वो वेस्ट जो होगा ना, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मतलब ये होता है कि उसको हम अपनी जो नेचर है उससे हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। इन शॉर्ट वो वेस्ट हमारे लिए परसिस्टेंट है ऑल द टाइम। तो सेकंड हमारे पास हो सकता है कि वो वेस्ट जो होता है बायोलॉजिकली एनलार्ज्ड हो सकता है। यार जस्ट अ मिनट अभिवानी, बहुत गंदा। तो ये मैंने लिख दिया कि वो वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बायो एक्यूमुलेट करता है, इसका मतलब होता है बायो एक्यूमुलेशन, जो सेकंड पॉइंट। और बाकी क्यों है वो तो ये सब रीजन है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। बट अच्छा, अब ये कुछ साइंटिफिक डेफिनेशन जो पेपर्स में यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टाइप है, तो ध्यान से देखिएगा। सो डेफिनेशन क्या कह रही है, मैं इस पूरे को चलो हाईलाइट करते हैं। डेफिनेशन ये कह रही है कि रिसोर्स कंजर्वेशन या रिकवरी एक्ट ने ये डेफिनेशन दी हुई है। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कोई भी वेस्ट या उसका कॉम्बिनेशन, पहले प्लीज़ समझ लीजिए, इग्नोर करिए, इसको इग्नोर करिए, पहले आप इसको समझ लीजिए। अभी मैं कुछ स्क्रीन पे नहीं लिखने वाली हूँ, आराम से सुनिए, ठीक है। देखो, इन्होंने, ये हमारे पास एक संस्था है विच इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट हज़ार्डस वेस्ट की। इनके अकॉर्डिंगली जो भी हज़ार्डस वेस्ट है वो इस तरीके का वेस्ट है, या वो इनफैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वेस्ट हो सकता है, जिसकी अगर थोड़ी सी भी अमाउंट हमारे ह्यूमन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो गई तो वो हमारे लिए थ्रेटनिंग हो सकता है, यानी कि हमें प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। या ऐसा वेस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास है और वो नॉन डिग्रेडेबल है या नेचर में परसिस्टेंट है, ठीक है, और बायोलॉजिकली मैग्नीफाइड हो रहा है, तो वो वेस्ट हमारे लिए हज़ार्डस वेस्ट है। अब लेट्स अंडरस्टैंड, जस्ट अ मिनट, क्या हो गया इसको, ये देखो। बेसिकली ये वाली डेफिनेशन बोली ना, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन, ये पूरी डेफिनेशन ना यहाँ पे लिखवाई है मैंने, ये यही है, सेम है कि रिसोर्स कंजर्वेशन और रिकवरी एक्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी वेस्ट हज़ार्डस तब कहलाएगा अगर वो वेस्ट हमारे नेचर से ख़त्म नहीं किया जाएगा, यानी कि उसी चीज़ का मतलब होता है वो वेस्ट नॉन डिग्रेडेबल है। या अगर वो वेस्ट ख़त्म नहीं हो रहा है और बढ़े जा रहा है, या तो हो ना कि वो वेस्ट इतना है तो इतना ही रहे, वो वेस्ट इंक्रीज़ हो जा रहा है, ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी, विच इज़ बायो एक्यूमुलेशन, तो वो वेस्ट हमारे लिए हज़ार्डस वेस्ट है। अब इसकी सेकेंड डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा। अनदर डेफिनेशन क्या कहती है, इसको तो अच्छे से हाईलाइट करते हैं। या एनी वेस्ट which by any reason of any of its physical, chemical, reactive, toxic, flammable, explosive, corrosive characteristic can cause danger to your environment. In short, ये डेफिनेशन भी कवर करी जा सकती है जब हम इसके करेक्टरिस्टिक पे आएंगे। ये वाली पूरी की पूरी डेफिनेशन, इसको भी ब्लैक से करते हैं। तो आपको लग रहा होगा ना जब आपने बुक पे पढ़ा होगा कि डेफिनेशंस तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये डेफिनेशंस यही हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई वेस्ट हमारे लिए हज़ार्डस तब हो सकता है अगर वो नॉन डिग्रेडेबल है, बायोलॉजिकली एक्यूमुलेट होता है। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है वो मैं आपको इधर से समझाती हूँ। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है, बेसिकली पहले थोड़ा सा दे देते हैं कि कोई वेस्ट हज़ार्डस तब है अगर वो कोरोसिव है, फ्लेमेबल है, पॉइजनस है, एक्सप्लोजिव है, रेडियो एक्टिव है, वो कहती है सेकंड डेफिनेशन। अब ये पूरी चीज़ें करेक्टरिस्टिक हैं जिनको मैं समझाऊंगी इधर। तो हज़ार्डस वेस्ट, कोई वेस्ट हज़ार्डस है, मेरे को नहीं पता वेस्ट हज़ार्डस है या नहीं,
उसके कुछ करेक्टरिस्टिक तो होते होंगे ना जो कहे कि भाई ये मेरा वेस्ट है। थोड़ा सी चीज़ें मिटा देते हैं, बहुत ही गंदा लग रहा है कि वेस्ट हज़ार्डस है या नहीं, कुछ तो होता होगा ना। मैं आपको एक बार ना हाईलाइट कर लेती हूँ। जो फर्स्ट डेफिनेशन है, इट इज़ कनेक्टेड विद दिस पार्ट कि कोई वेस्ट हज़ार्डस है क्योंकि वो नॉन डिग्रेडेबल है, बायोलॉजिकली एक्यूमुलेट होता है। और ये जो सेकंड डेफिनेशन है, इट इज़ कनेक्टेड विद दिस पार्ट। ठीक है, अब पूरे को इरेज कर देते हैं। चलो, हज़ार्डस वेस्ट के क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला करेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअली मैंने बोर्ड पे लिखा है तब लिखा, मे बी थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो बट हो जाएगा। ये देखिए, पहला करेक्टर बोलता है फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी को मैंने लिखा हुआ है इग्निशियल, आई थिंक मैं शायद प्रोनाउंस गलत बोल रही हूँ। इग्निशन क्वालिटी। देखो पहले इसका मतलब समझते हैं। इग्निशन का मतलब होता है कोई चीज़ जलती कब है, दैट इज़ इग्निशन। अब एस का मतलब ना यहाँ पे रहेगा सब्सटेंस। ठीक है, एस एयर स्टैंड्स फॉर सब्सटेंस, ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो, अगर कोई सब्सटेंस, मतलब देखो हम बोलते हैं ना, मान लीजिए आई हैव अ कैंडल एंड दिस कैंडल इज़ बर्निंग। कोई भी सब्सटेंस ना ऐसे नहीं बर्न होता, उसको वो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है जिसके बाद कोई भी सब्सटेंस आपका बर्न होता है। तो अगर मान लो मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है जिसको मैंने 60 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर प्रोवाइड किया और उसी में वो सब्सटेंस बॉयल हो रहा है ना, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी फ्लेमिंग कैपेसिटी, उसकी फ्लेम क्या होता है, आई होप इतना तो पता हो। ये मान लो कैंडल है, जो कैंडल जल रही होती है ना, जिसमें ब्लू कलर, रेड कलर, वो जो ऊपर वाला पार्ट होता है, दैट इज़, मतलब इन शॉर्ट वो जब जलना, दैट इज़ फ्लेम। ठीक है, अच्छा इसको इरेज कर लेते हैं, दवाई से बहुत गंदा दिख रहा है। या सो फ्लेम क्या होता है वो तो क्लियर हुआ ना। तो अगर कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आपने 60 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर दिए एंड वो उसमें जल रहा है ना, तो मतलब वो सब्सटेंस आपका हज़ार्डस वेस्ट है। एग्जाम्पल क्या है, ऑयल बेस्ड सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस जिसमें ऑयल होता है ना, वो सब्सटेंस ना आपके 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से पहले ही जल जाता है, मतलब वो हज़ार्डस वेस्ट है। मतलब वो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज़ लाइक कि वो बहुत आसानी से आपका फायर को बर्न करता है, फायर को कैच करता है। ठीक है, ये मतलब होता है 60 डिग्री सेल्सियस वाले का। नाउ अगला होता है करोसिव। इसके बेसिकली क्राइटेरिया आपको लर्न करने हैं। फ्लेमेबल कितने टेम्परेचर पे होना चाहिए, 60 डिग्री सेल्सियस के कम। करोसिव का मतलब समझो पहले। करोसिव का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। फॉर एग्जांपल एसिड। क्या एसिड हमारा हज़ार्डस वेस्ट है? हो भी सकता है। इनफैक्ट आप ध्यान से देखिए, हो भी सकता है। जो आपका HCl है ना, यहाँ पे जो मैंने इसकी एग्जांपल लिखी है, इसमें HCl भी घुसा दो तो एसिड, HCl को HCl जो है ना, ये बहुत ही करोसिव एसिड होता है। मतलब ये बहुत ही नुकसानदायक एसिड होता है। थोड़ी सी भी बूंद आपकी बॉडी पे गिरी ना, आपकी बॉडी को इतना बर्न आउट करेगा ना, कोई कहने की बात नहीं है। तो अगर ऐसा सब्सटेंस जिसका pH, अच्छा ये मैंने बताया नहीं, मैंने किसकी बात की, मैंने pH की बात की है, जिसका pH 2 से कम है या 2 के बराबर है, तो वो करोसिव में आएगा। फॉर एग्जाम्पल HCl के pH की बात करते हो ना, थोड़ा सा इरेज करते हैं। HCl का pH तो ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग होता होगा या 1 के करीब है। तो आप मुझे खुद बताओ, ये जो मैंने सब्सटेंस HCl लिया, क्या उसका pH लेस देन 2 था? डेफिनेटली मैंने बोला 1 पॉइंट समथिंग pH होता है, तो 2 से तो कम ही है ना। या तो इन शॉर्ट HCl तो करोसिव होगा, या उस सब्सटेंस का pH 12.5 से ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वेरी गुड बेस, और बेसिस का तो pH ऑलमोस्ट 14 होता है। तो इससे तो पता चल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड शुड हैव pH मोर देन 12.5। अब मे बी या ये मैंने बस एग्जांपल दी। एसिड्स की एग्जांपल से आप ज़्यादा क्लियरली समझ पाओगे क्योंकि यू हैव स्टडीड देम। सो HCl है इसमें एग्जांपल। अब कोई मेटल अगर रिएक्टिव है, सोडियम मेटल तो हाईली रिएक्टिव होता है। सोडियम, लिथियम, ये सब साइंस में पढ़ी होती है हमने चीज़ें, केमिस्ट्री में आई मीन।
तो वो मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं। उसके अलावा अगर वो टॉक्सिक है, टॉक्सिसिटी कैसे पता चलती है ना, इसमें इसके लिए केमिकल टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में। फिर अगला होता है कि अगर वो कोई सब्सटेंस रेडियो एक्टिव है। यूरानियम रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जिनका ना मतलब रेडियो, इतना समझो फिलहाल रेडियो एक्टिविटी डिके की वजह से ही ना जो वॉर वगैरह होती है ना, उसमें हम रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ करते हैं। मतलब ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका इफ़ेक्ट्स ऑल टाइम रहता है, ऑल द टाइम रहता है, ठीक है। इनफैक्ट केमिकल, जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं 12th के, उन्हें केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि जब फर्स्ट हाफ इक्वेशन होती है उसका कंप्लीशन टाइम इज़ इन्फिनाइट, तो इससे पता लगता है कि फर्स्ट हाफ इक्वेशन इज़ अ रेडियो एक्टिव इक्वेशन। तो रेडियो एक्टिव ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच हैव इनफाइनाइट टाइम ऑफ कंप्लीशन। इसलिए जब हम वॉर्स के टाइम पे रेडियो एक्टिव बॉम्ब्स का यूज़ करते हैं ना, तो वो बॉम्ब किसी एरिया पे गिरता है ना, तो उस बॉम्ब का इफ़ेक्ट ऑल ओवर द लाइफ रहता है, ऑल ओवर द लाइफ। इसलिए बॉम्ब्स को यूज़ करना इज़ नॉट दैट टू प्रिस्क्राइब स्पेशली रेडियो एक्टिव मटीरियल से बने हुए बॉम्ब्स। उसके अलावा बायो एक्यूमुलेशन हो, अभी हमने ये चीज़ डिस्कस करी ना, ये पॉइंट है कि हमारे पास वो सब्सटेंस हज़ार्डस सब्सटेंस कहलाएंगे जिनमें बायो एक्यूमुलेशन इफेक्ट की पॉसिबिलिटी हो। और इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, इसलिए मैं इसको उधर एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। और जिसने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखी है तो बायो एक्यूमुलेशन ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो 4th चैप्टर है, तो वो आता ही होगा। तो PCB या डाइऑक्सिन, और जिसको नहीं आता प्लीज़ आप वहाँ पर जाके देख लो, ठीक है। सो ये हज़ार्डस बेस के, पहले तो मैं पूरा रिवाइज़ करवाऊँगी हज़ार्डस बेस आगे बढ़ाने से पहले। 16 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, हार्डली 5 मिनट्स और लगेंगे रैप अप करने के लिए। फिर हमारे पास हज़ार्डस बेस का बस लास्ट टॉपिक रहेगा, जो एक्चुअली में स्कोरिंग टॉपिक है, बिकॉज उससे से क्वेश्चन आते हैं एंड डिफ़िकल्ट भी है। चलिए पहले तो रिवाइज़ करवाते हैं, करा गया हमने। सबसे पहले हमने समझा हज़ार्डस बेस क्या होते हैं। हाँ, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने समझा कि व्हाट एक्चुअली द हज़ार्डस वेस्ट आर। हमने बोला हज़ार्डस वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं जो हम कॉज कर सकते हैं, और यहाँ से हमें समझ पे आया कि ऐसे वेस्ट जो हमें हार्म कॉज करें, दे आर द हज़ार्डस वेस्ट। फिर हमने उसकी कुछ डेफिनेशंस देखी, जिसमें हमने देखा कि रिसोर्स कंजर्वेशन और रिकवरी एक्ट के अकॉर्डिंगली हज़ार्डस वेस्ट एक ऐसे वेस्ट होते हैं जिनके अंदर एक ऐसा मटेरियल पड़ा रहता है जो कि नॉन डिग्रेडेबल है और नेचर में परसिस्टेंट है, और वो बढ़ते रहता है। ये फर्स्ट की पॉइंट था। और उसकी कैपेबिलिटी है कि वो बियोलॉजिकली मैग्नीफाइड होगा, ये जस्ट हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने दूसरी डेफिनेशन देखी, हमने बोला हज़ार्डस वेस्ट एक ऐसा वेस्ट होता है विच इज़ टॉक्सिक, अभी हम डिस्कस करके आए ना, विच इज़ फ्लेमेबल, विच इज़ कोरोसिव। तो जिसमें ये सब करेक्टरिस्टिक होंगे वो हज़ार्डस वेस्ट है। अब आई थिंक इन सब के मतलब भी क्लियर हो गए आपको। अब आई थिंक सेकेंड डेफिनेशन शुड बी क्लियर टू यू ऑल राइट नाउ। हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा वेस्ट जो किसी भी रीज़न की वजह से उसके फिज़िकल केमिकल टेक्सचर के फॉर्म में रिएक्टिविटी दिखाए, फ्लेमेबल दिखाए, ठीक है, तो दैट इज़ नाउ। फिर हमने ये, तो मैंने एडिशनल पॉइंट लाया था, आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लाई थी। फिर हमने विस्तार से कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करे कि हज़ार्डस वेस्ट वो वेस्ट है जिसकी फ्लेमेबिलिटी जो है वो लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस में वो जल जाएगा, तो ऐसा वेस्ट हज़ार्डस वेस्ट है। जिसकी कोरोसिविटी जो है वो HCl के केस में 2 से भी कम pH हो, ये pH है, ये कोरोसिविटी को हम pH के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं। लिख देते हैं कुछ चीज़ें विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट। ये pH की बात हो रही है, ठीक है। और H का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सब्सटेंस। S इज इक्वल्स टू सब्सटेंस, ठीक है। रिएक्टिव में नॉन सोडियम मेटल आएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज, ये बहुत छोटू सा टॉपिक है। देखो हज़ार्डस वेस्ट के सोर्सेज क्या होते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा हज़ार्डस वेस्ट हमें इंडस्ट्री से मिलते हैं। इनफैक्ट जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल्स दी थी, आपको भी पता है वो एग्जांपल्स मैंने जिसमें मैंने टेक्सटाइल मटेरियल्स डाले थे, वो भी तो इंडस्ट्री से मिलते हैं। जिसमें मैंने ड्रग्स डाले थे, जिसमें मैंने सिरिंजेस डाली थी, सिरिंजेस आती हैं बायोमेडिकल मटीरियल्स में। फिर हाउस
से भी हज़ार्डस वेस्ट होते हैं। अब घर की ऐसी कौन सी चीज़ है जो हज़ार्डस वेस्ट की तरह काम करती है? पहली बात, घरों को साफ़ करने के लिए हम क्लीनिंग के लिए कुछ कुछ डिटर्जेंट्स, डिटोल्स, इन सब का यूज़ करते हैं। दे कैन ऑल्सो भी हज़ार्डस, ठीक है, अगर उनकी क्रोजिविटी, मतलब उनका pH इतना हो गया, मतलब उस क्राइटेरिया को अगर उन्होंने फॉलो कर लिया। उसके कुछ बैटरीज़, ये मैंने बैटरीज़ लिखा हुआ है। फिर रेडियो एक्टिव मटीरियल्स अगर हम अपने घर पे यूज़ कर रहे हैं, जिसकी एग्जांपल होती है यूरानियम मेटल, ट्रांस यूरानियम एक मटीरियल होता है यूरानियम के बाद, ये सब केमिस्ट्री वाले बच्चों को समझ में आएगा, ठीक है। अब एक बार बायोमेडिकल प्रोसीजर को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। देखो यहाँ पे ना कुछ नहीं पढ़ना, ये लाइन बड़ी प्यारी लाइन थी इसलिए मैं लेके आई हूँ, ये वाली इसको नोटिस करो। Any waste which is generating during the diagnosis, treatment or immunization of human beings or the animals in research activities or in research activities in the production or the testing of the biologicals, that is the biomedical procedures। तो क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं आया तो अब मैं समझाती हूँ। बेसिकली क्या बोल रहे हैं, बायोमेडिकल प्रोसीजर्स के दौरान, बायोमेडिकल प्रोसीजर्स वो प्रोसीजर्स हो गए जो आपके मेडिकल प्रोसीजर्स में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट में, या जब पता चला कि ये पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, मान लो कोई पेशेंट है उसको कोई भी बीमारी है, अब पेशेंट के टेस्ट के लिए हम सिरिंजेस तो यूज़ करेंगे ही ना। पता है जब आप पेशेंट का टेस्ट कर लोगे ना तो वो सिरिंजेस आपके लिए एक वेस्ट हो जाएगी, और कैसा वेस्ट होगी? हज़ार्डस वेस्ट, सिंपल एज दैट। तो इसकी सिंपल एग्जांपल है मेरे पास कि मैं हॉस्पिटल था ये, ठीक है, उस हॉस्पिटल में हमने 4 पेशेंट्स को ट्रीट किया। 4 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए हमने खूब सारे इंजेक्शन्स यूज़ करे। अब वो इंजेक्शन, जब पेशेंट चला गया तो वो इंजेक्शन हमारे लिए वेस्ट हो गए ना, तो दैट इज़ हज़ार्डस वेस्ट। लेकिन अगर मान लो मैंने वही इंजेक्शन से किसी दूसरे पेशेंट को ट्रीट कर दिया, पेशेंट नंबर 2, तो वो पेशेंट तो बीमार पड़ जाएगा ना। एड्स वगैरह कैसे फैलता है? ऐसे ही तो फैलता है कि आपने, ये एक आपके पास पेशेंट था, इस पेशेंट की सिरिंजेस से आपने दूसरे पेशेंट को यूज़ कर लिया, तो अनहेल्दी पेशेंट की वजह से हेल्दी पेशेंट बीमार हो गया बिकॉज ऑफ दैट बायोमेडिकल प्रोसीजर में यूज़ की जाने वाली सिरिंजेस। आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट, इफेक्ट्स। तो देखो पहली बात तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि एड्स की एग्जांपल थी, तो उस एड्स से क्या होता है कि अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पेशेंट को भी एड्स की प्रॉब्लम हो गई। सो इन शॉर्ट वो लाइफ के लिए डेंजरेबल होती है। तो पहला पॉइंट कवर हो गया। दूसरा पॉइंट है कि ये जब बायो एक्यूमुलेशन करेगी ना, तो बायो एक्यूमुलेशन की वजह से हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन कॉज कर सकती है। और बायो एक्यूमुलेशन की वजह से एनवायरनमेंट को कैसे पोल्यूशन कॉज होता है इसकी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। उसके अलावा ये अगला पॉइंट भी बायो एक्यूमुलेशन से ही कनेक्टेड है। फिर ये ऐसी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है ना विच इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू चेंज। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है म्यूटाजेनिसिटी। अब बेसिकली ये होता क्या है पहले समझते हैं। बेसिकली ना म्यूटेशंस एक वर्ड होता है। म्यूटेशंस आप सिंपल लैंग्वेज में समझोगे तो म्यूटेशंस का मतलब होता है आपके बॉडी में कुछ इस तरीके के जीन्स आ जाना जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और म्यूटेशंस एक प्रॉब्लम है विच इज़ कॉज्ड बाय द एजेंट्स लाइक म्यूटाजेंस। तो ये उन्हीं की बात की जाती है कि हज़ार्डस वेस्ट की वजह से आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे म्यूटेशंस आ सकते हैं। फिर अगला है, आई डोंट नो अबाउट दिस सेकेंड वर्ड, बट थर्ड वर्ड का मतलब है कार्सिनोजेनेटिव। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, जैसे इसको ना रुको अलग से एक्सप्लेन करते हैं। इससे नहीं करेंगे, इससे करेंगे। या जो पॉइंट है म्यूटा वाला, यहाँ पे बोल रहे हैं कि म्यूटाजेंस आ सकते हैं एंड वो ये प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। जो पॉइंट है कार्सिनोजेनिटी वाला ना, वहाँ पे ना कार्सिनोजेंस आ सकते हैं। कार्सिनोजेंस बेसिकली कैंसर कॉजिंग थिंग्स होती हैं लाइक टोबैको, ठीक है। तो दैट इज़ अ कार्सिनोजेंस। उसकी वजह से कार्सिनोजेनिटी हो जाती है। और एक बार किसी को कैंसर हो गया तो इट इज़ बहुत ही लंबे समय के लिए रहता है।
ठीक है। और म्यूटेजेंस वाला तो आप कर ही नहीं सकते। सिकल सेल एनीमिया अगर किसी को नाम पता होगा तो वो तो ठीक ही नहीं कर सकते ना आप, ठीक है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा यही है, अगला पॉइंट यही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये 5th पॉइंट है कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज। इस पॉइंट का लिटरली मुझे मीनिंग नहीं पता है, अभी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, तो इट इज़ योर होमवर्क, अदरवाइज़ अगली वीडियो में मैं इस पॉइंट को समझाऊँगी, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स तो पता ही है हमें। सो दैट वॉज ऑल द वीडियो। अब फाइनली एक लास्ट टॉपिक रहता है इस चैप्टर का, विच इज़ मैनेजमेंट ऑफ हज़ार्डस वेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं वो लाऊँ, अदरवाइज़ और टेस्ट लाऊँ और कुछ PYQs ले आऊँ जो मेरे सब्सक्राइबर तो नहीं बट मेरे एक व्यूअर की बहुत हाईली डिमांड है कि टेक्सचुअल क्वेश्चंस लाओ, तो मैं साथ साथ में ही करवाते रहती हूँ टेक्सचुअल क्वेश्चंस। बट इस चैप्टर के मैंने टेक्सचुअल क्वेश्चन साथ साथ में नहीं करवाए हैं। फर्स्ट सेकंड चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चंस की मैंने ना अलग से वीडियो बनाई थी, किस चैप्टर की, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की। बट थर्ड चैप्टर का तो मैंने उसी में जब मैंने लॉन्ग वीडियोस बनाई हैं उसी के साथ साथ टॉपिक के साथ साथ मैंने टेक्सचुअल क्वेश्चंस करवाए हैं और मैंने मेंशन भी किया हुआ है। लेकिन इस 4th चैप्टर के मैंने कोई टेक्सचुअल क्वेश्चंस नहीं लाए, तो वो मैं ले आऊँगी। और हो सकता है अगले में मैं ये लाऊँ या वो सब, या मैं 5th चैप्टर ले आऊँ। फिर इसके बाद ये जो मैनेजमेंट होगा ना, ये बिल्कुल लास्ट में करवाएंगे जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड डिफ़िकल्ट ऑल्सो। तो इसकी तो वीडियो लंबी बनेगी ही मैनेजमेंट की। अगर इसकी इतनी मतलब इतने से पार्ट की अगर 26 मिनट की वीडियो हो गई है तो मैनेजमेंट की तो आराम से जाएगी, फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो थैंक यू।